हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लव क्लासेस। आज हम सीपीसी के एमसीक्यूज देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है आपकी उत्तराखंड, एमपी, यूपी और अदर जुडिशरी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सीपीसी की उद्देशिका के अनुसार इसे अधिनियमित किया गया है सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित विधियों के अधिनियमन के लिए या सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित विधियों के समेकन के लिए। तो ये सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित विधियों के समेकन और संशोधन। ठीक है, इसमें दो वर्ड आपको याद रखने हैं, क्या क्या, एक समेकन और एक संशोधन। ठीक, कंसोलिडेट और अमेंड द लॉ। ठीक, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 1 सब क्लॉज 3 के अनुसार इसे संपूर्ण भारत पर विस्तारित किया गया सिवाय किसके? जम्मू कश्मीर के, नागालैंड राज्य के, जनजातीय क्षेत्रों के, तीनों के। तो इन तीनों के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। ठीक है, और कौन सी दिनांक से सीपीसी 1908 लागू की गई? तो ये प्रथम जनवरी 1909 से लागू की गई थी। सिविल प्रक्रिया संहिता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह एक प्रक्रिया विधि है, सही है। इसमें कुल 158 धाराएं, बिल्कुल सही। इसमें कुल धाराओं के अतिरिक्त 51 आदेश भी है, ये भी सही है। यानी सभी कथन सत्य हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 सब क्लॉज 1 में संहिता को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है? तो संहिता के अंतर्गत इसे परिभाषित किया गया, संहिता के अंतर्गत नियम आते हैं। यह बताइए कि कौन सा आदेश न्यायालय की डिग्री नहीं है? तो आदेश जिसमें उचित न्यायालय प्रस्तुत करने तो वाद पत्र लौटाया गया है। ठीक, तो ये आदेश डिग्री नहीं है। ठीक, और आदेश और डिग्री में अंतर के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो डिग्री या तो प्रारंभ वाद पत्र के प्रस्तुतिकरण से होता है, या फिर डिग्री का प्रारंभ या तो कैसे होता है, वाद पत्र के प्रस्तुतिकरण से, जबकि आदेश किसी वाद से प्रारंभ भी हो सकता है और नहीं भी। ठीक, निम्नलिखित में से किस मामले में प्रारंभिक डिग्री पारित की जा सकती है? तो स्वामी और अभिकर्ता के बीच हिसाब के लिए वाद में, भागीदारी की समाप्ति के लिए वाद में, मध्यवर्ती लाभ के लिए वाद में, उपरोक्त सभी में एक डिग्री हो सकती है, प्रारंभिक या अंतिम। ठीक, प्रारंभिक भी हो सकती है, अंतिम भी हो सकती है। निम्न में से कौन सा तत्व अंतिम सर्वश्रेष्ठ पर चिन्ह है? तो आज्ञप्ति जो प्राथमिक न हो वह अंतिम ही होगी। ठीक, और नेक्स्ट चलते हैं। आज्ञप्ति की परिभाषा सीपीसी की धारा 2 के अनुसार निम्न कथनों के आधार पर दी गई निम्न में से कौन सा तत्व परिभाषा में नहीं आता है? तो इसमें चूक के कारण खारिज का आदेश भी आता है। ठीक, सीपीसी की धारा 2 के अधीन शब्द डिग्री के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी बातें आती हैं? तो वाद पत्र अस्वीकृत करने वाला कोई आदेश डिग्री के अधीन आता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारण डिग्री की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है? तो व्यतिक्रम के लिए वाद का खारिज किया जाना डिग्री के अंतर्गत नहीं आता है। डिग्री के अंतर्गत वाद पत्र का नामंजूर किया जाना धारा 144 के भीतर किसी प्रश्न का उदाहरण आता है? तो सही है। डिग्री धारक से कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति विपरीत है जिसके पक्ष में डिग्री पारित की गई है, कोई निष्पादन योग्य आदेश किया गया है। तो डिग्री धारक प्रत्यय की परिभाषा वर्णित है तो 2 सब क्लॉज 3 में। ठीक, और विदेशी न्यायालय से विपरीत है तो जो भारत के बाहर स्थित है और ऐसा न्यायालय केंद्रीय सरकार के प्राधिकार से नहीं तो स्थापित किया गया और न चालू रखा गया, और भारत में स्थित ऐसा न्यायालय जिस पर विदेशी कानून लागू होता है। तो उपरोक्त सभी है। ठीक, तो ये इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, जो भारत के ऐसा न्यायालय जो भारत के बाहर है और केंद्र सरकार के प्राधिकार से नहीं तो स्थापित किया गया ना चालू रखा गया है। सीपीसी के निम्नांकित में से किस बंद में अंतकालीन लाभ को परिभाषित किया गया है? तो ये 212 में है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निर्णय से क्या आशय है? तो डिग्री आदेश के आधारों का कथन निर्णय है। निम्नलिखित में से किसी न्यायाधीश नहीं माना जाएगा? तो विवाचक न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। सभी सिविल न्यायालयों को किन वादों के विचारण की अधिकारिता है? तो उन वादों के अलावा जिनका संज्ञान अभिव्यक्ति विवक्षित रूप से वर्जित है, सभी सिविल प्रकृति के वादों का संज्ञान कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। सर्वप्रथम वाद को संस्थित किया जाएगा तो निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में, सेक्शन 15 ऐसा कहता है। ठीक, निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में जो विचार करने के लिए सक्षम हो। और निम्नलिखित में से कौन सा वाद सिविल प्रकार का नहीं है? तो ये जाति के इस नियम का पालन करने के लिए बात की, जब किसी की लड़की की शादी हो तो वह जाति को राशि दे। ठीक, और जबकि पूजा का अधिकार, निर्वाचन का वैध घोषित कराने का अधिकार, विशिष्ट अनुतोष के अधिकार से संबंधित बात ये है। सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कौन सा वाद दीवानी प्रकृति का वाद नहीं है? तो सामाजिक कार्यों से वंचित किए जाने के विरुद्ध बात, ये दीवानी प्रकृति का वाद नहीं है। वेतन के बकाये के लिए लाए जाने वाले वाद और मृतक को दफनाने के अधिकार संबंधी, दंपति अधिकार संबंधी सिविल प्रोसीजर के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दीवानी प्रकृति का वाद नहीं है? तो स्वैच्छिक भुगतान अथवा चढ़ावे की वसूली दीवानी प्रकृति का वाद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सेवार प्रकृति का वाद नहीं है? तो एक जातीय भोज के निमंत्रण में उसी जाति के सदस्य को अलग रखने पर उसके द्वारा प्रस्तुत वाद सिविल नेचर का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन सही सुमेलित नहीं है? तो
विचाराधीनवाद ये 10 में है सेक्शन, जबकि इसमें 11 दिखाया गया है। प्राण न्याय 11 में है, ये उल्टा कर दिया है, जबकि निर्णय और डिग्री सही है। 33 में है, साक्षी को संबंध भी इसमें नहीं है, ये गलत है। ठीक। और निम्न शर्तों में से एक शर्त संहिता की धारा 10 के अंतर्गत वाद स्थगित करने के लिए आवश्यक है, बताइए। तो दोनों दावे एक ही कोर्ट में विचाराधीन हो। क्या इंदौर का एक व्यवसायी है वह ख को, जो कि ग्वालियर का एक व्यापारी है, एजेंट के माध्यम से कुछ माल विक्रय करता है। क्या तथा ख में लेन देन संबंधी कुछ विवाद उत्पन्न होने पर ख ग्वालियर के सक्षम सिविल न्यायालय में एक वाद दाखिल करता है। इसी दौरान क उसी मामले में एक वाद इंदौर के न्यायालय में दाखिल करता है। ऐसा वाद जो ग्वालियर में दाखिल किया गया है इंदौर में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि पश्चातवर्ती वाद का विचाराधीन न्याय द्वारा वर्जित है। क्या विदेशी न्यायालय में किसी वाद का लंबित होना किसी वाद हेतु पर आधारित किसी बात का विचार करने से भारत के न्यायालय को प्रभावित करेगा? तो नहीं। ये कहता सेक्शन 10 का एक्सप्लेनेशन। निम्न को सम्मिलित कीजिए एवं सही कूट बताइए। तो जो सही है, तो सबसे पहले जो विचाराधीन वाद है वो 10 में है, 11 में पूर्ण न्याय है, ठीक है, और न्यायालय की अंतरिम शक्ति 151 में है, और डिग्री का अंतर 39 में है। ठीक। और नेक्स्ट देखते हैं प्राण न्याय क्या है। तो ये प्रक्रिया का नियम है, पूर्ण न्याय का नियम है, या सुविधा है प्रक्रिया का नियम है, मूल विधि का। तो ये सुविधा है प्रक्रिया का नियम है प्राण न्याय। ठीक। प्राण न्याय के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुकदमेबाजी को समाप्त करना, दोहरेवाद से सुरक्षा प्रदान करना और न्यायालय के निश्चय को सही और अंतिम बनाना। ठीक। जिनमें से कौन सा बात पूर्ण न्याय पर नहीं है? तो छज्जूराम बनाम नेकी पूर्ण न्याय पर नहीं है, जबकि डचेस ऑफ किंगडम का वाद है, मुंडी बीवी बनाम त्रिलोकीनाथ का वाद है, वायरम पिस्टन जी करा वाला बनाम भारत संघ भी इस पे है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद प्राण न्याय से संबंधित है? तो सत्यचरण बनाम देवराजन प्राण न्याय से संबंधित है। संहिता का कौन सा प्रावधान आणविक पूर्ण न्याय की संकल्पना पर विचार करता है? तो 11 करता है। ठीक। प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाइज टू एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स ऑल्सो। ठीक। और संहिता की धारा 11 में अंतर्विष्ट पूर्ण न्याय का सिद्धांत निम्न के सूत्र पर आधारित है। तो नेमो डेविड विस्वेक्सरी प्रो एटम कोजा इंटरेस्ट रिपब्लिका अर्चित फिनिश। ठीक। प्राण न्याय के उपबंध किसी डिग्री के निष्पादन के लिए कार्यवाही को भी लागू होते हैं, कथन सही है। पूर्ण न्याय का सिद्धांत वाद एवं निष्पादन कार्रवाई दोनों पर लागू होता है। निम्नलिखित में से किस रिट के मामले में प्राण न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले में प्राण न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता है। अपने हक के आधार पर भूमि के कब्जे के लिए बै के विरुद्ध वाद लाता है, बाद में डिग्री हो जाती है। बै ने यह भी कथन नहीं किया कि उसने जो सुधार किया था उसके लिए उसको प्रतिक्रिया मिलना चाहिए, तो वह वाद संस्थित बाद में नहीं कर सकता है। आणविक पूर्ण न्याय का नियम सिविल प्रक्रिया में अभिव्यक्त है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के किस स्पष्टीकरण में आणविक पूर्ण न्याय की व्याख्या की गई है? तो एक्सप्लेनेशन 4 में। सह प्रतिवादी गणों के मध्य प्राण न्याय के नियम को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस शर्त का पालन होना चाहिए? प्रतिवादी गणों के भी छूटे प्रश्न का निर्णय अंतिम रूप से हो गया हो। पूर्ण न्याय के सिद्धांत को लागू होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? तो पूर्ववर्ती वाद किसी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो, ये आवश्यक नहीं है। पूर्ण न्याय के उपबंध में किसी डिग्री के निष्पादन के लिए कार्यवाही को भी लागू होंगे, तो बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सी शर्त प्राण न्याय को लागू करने के लिए आवश्यक नहीं है? तो दोनों वादों के लिए आर्थिक क्षेत्राधिकार समान हो। रचनात्मक प्राण न्याय का नियम रिट याचिकाओं पर भी लागू होता है, और प्राण न्याय के पीछे लोक नीति संबंधी कारण रिट कार्रवाई पर भी लागू होते हैं। तो ये दोनों से ही आर का सही स्पष्टीकरण है। क्या कोई विवादक जो सीमित अधिकारता वाले किसी सक्षम न्यायालय द्वारा चुना गया और अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है, किसी पश्चातवर्ती वाद जिसका विचार करने के लिए पूर्वक न्यायालय सक्षम नहीं थे, पूर्ण न्याय के रूप में प्रवृत्त होगा? तो हाँ, जम्मू कश्मीर के किसी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय माना जाएगा तो भारतीय न्यायालय का निर्णय माना जाएगा। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं एक विदेशी निर्णय ऐसे किसी विषय में जो प्रत्यक्षतः हुआ है उन्हीं पक्षकारों के बीच निर्णायक होता है, तो जब यह मामले के गुण और दोष के आधार पर दिया गया हो। निम्नलिखित में से किस प्रकरण में उच्च न्यायालय को आवेदन किया जा सकेगा जहां अधिकारता रखने वाले कई न्यायालय विभिन्न अपीलीय न्यायालयों के अधीन होते हुए भी एक ही उच्च न्यायालय के अधीन हैं? Subject to the pecuniary or other limitation prescribed by any lawsuits for recovery of possession of immovable property must be instituted in the court within whose local limits of jurisdiction the property is situated। निम्न में से कौन सा स्थावर संपत्ति वाद नहीं है? तो स्थावर संपत्ति संबंधित वार्तक का वाद। स्थावर संपत्ति के लिए विभाजन का वाद उस न्यायालय में स्थित होगा जहाँ विषय वस्तु स्थित है। दिल्ली में फिल्टर्स की पूर्ति करने के लिए संविदा मुंबई में निष्पादित की गई, किंतु उसमें कहा गया कि समस्त विवादों के संबंध में अधिकारता भोपाल में होगी। सप्लाई की गई सामग्री मूल्य की वसूली के लिए वाद ग्रहण किया जा सकता है, तो दिल्ली या मुंबई कहीं भी। ठीक। जहाँ न्यायालय की अधिकारता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हैं वहाँ वाद संस्थित करने का स्थान निर्धारित होगा दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 18 के अनुसार।
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 18 बंद करती है एक अचल संपत्ति के बारे में वाद प्रस्तुत करने का स्थान जहां न्यायालय की स्थानीय सीमाएं निश्चित हैं। अब इंदौर का निवासी है, वह दिल्ली में बद्री शाह के विरुद्ध मानहानिकारक लेख प्रकाशित करता है। अभय के विरुद्ध बद्री शाह कहाँ वाद कर सकता है? तो इंदौर में, दिल्ली, दोनों जगहों पर। मुंबई में रहने वाला मोहन दिल्ली में सोहन से मारपीट करता है। सोहन मोहन के विरुद्ध वाद ला सकेगा मुंबई में अथवा दिल्ली में। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। ए शिमला में, बी कलकत्ता में और से दिल्ली में रहता है। ए ब और से वाराणसी में इकट्ठे हुए। ब और से ने मांग पर संध्या एक संयुक्त वचन पत्र लिखकर ए को दिया। ए वाद ला सकता है ब और से पर वाराणसी में। ठीक, खे द्वारा धारित एक स्थावर संपत्ति भोपाल में स्थित है और वह उसे हानि पहुंचाने वाला इंदौर में अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है। ऐसे संपत्ति के प्रति किए गए दोष के लिए प्रतिकर की अभिप्राप्ति के लिए वाद संस्थित किया जा सकेगा भोपाल या इंदौर में। धारा जिसके अनुसार वाद वहाँ संस्थित किया जाएगा जहाँ वाद हेतु पैदा होता है, प्रतिवादी निवास करता है, वाद हेतु पूर्णतः भागकर पैदा होता है। वाद संस्थित करने की आपत्ति प्रथम बार के न्यायालय में स्वीकृत होगी। सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा का सार है? तो 21 का। ठीक, व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1960 के नियम में से किस धारा में इस संहिता के निष्कर्ष के क्षेत्राधिकार तो आर्थिक क्षेत्राधिकार संबंधी आपत्तियां प्रथम सुलभ अवसर पर उठाई जानी चाहिए कहा गया है? धारा 21 में। वाद पत्र एवं लिखित कथन के साथ उन दस्तावेजों को पेश किया जाना अपेक्षित है जिनका सहारा शिकार लेना चाहता है। ऐसे दस्तावेज कब तक पेश कर दिए जाना चाहिए? वाद पत्र एवं लिखित कथन के साथ। जिला न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह उस वाद की अपील या अन्य कार्रवाई को उसी न्यायालय को पुनर्निर्धारित नहीं कर सकेगा जिससे उसका प्रत्यारोप किया था। सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में वादों को संस्थित करने के संबंधी उपबंध है? धारा से 26 में है। सर्वोच्च न्यायालय को एक राज्य से दूसरे उच्च न्यायालय में सिविल वाद या अपील को स्थानांतरित करने का अधिकार सिविल प्रक्रिया संहिता के किस उपबंध में है? तो धारा 25 में है। अन्य देशीय शत्रु जो केंद्रीय सरकार की अनुज्ञा से भारत में निवास कर रहे हैं और अन्य देशों में तो किसी भी ऐसे न्यायालय में जो वाद का विचारण करने के लिए अन्यथा सक्षम है, इस प्रकार वाद ला सकेंगे मानो वे भारत के ही नागरिक हों। नेक्स्ट चलते हैं। एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध समन जारी हो गया है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 32 के अधीन उपस्थित होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो किस किस प्रकार से, कौन कौन से मोड होंगे वो? तो ये सभी होंगे। वारंट जारी करके, संपत्ति कुर्की और विक्रय करके, जुर्माना करके और उपस्थिति के लिए प्रतिभूति लेकर निम्नांकित किसी भी तरह से। निम्नांकित में से किस उद्देश्य के लिए समन जारी किया जा सकता है? तो मामले के निपटारे के लिए, साक्ष्यों की परीक्षा के लिए, प्रतिवादी को पद पेश करने के लिए और सभी। जो वाद एक से अधिक न्यायालयों से सिद्ध किया जा सकते हैं उनको अंतरित करने के लिए आवेदन कौन कर सकता है? तो कोई भी प्रतिवादी अन्य पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात। सीपीसी में कौन से प्रावधान एक उच्च न्यायालय किसी वाद को हस्तांतरित कर सकता है? तो 24 में है। 25 में सुप्रीम कोर्ट को है। समन के मामले में व्यतिक्रम के लिए क्या शास्ति दी जा सकती है? तो गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा सकता है कुर्की करके, विक्रय का आदेश देकर, वैसा आदेश जो उसे ठीक लगे। समन किसके लिए जारी किया जा सकता है? तो प्रतिवादी को व्यक्तिगत या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने के लिए, लिखित कथन पेश करने के लिए, दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए। धारा 26 सब क्लोज 2 के अधीन प्रत्येक वाद पत्र में तथ्य साबित किए जाएंगे किसके द्वारा? शपथ पत्र के द्वारा। सीपीसी की धारा 32 के अंतर्गत जिस व्यक्ति को समन जारी किया गया उसकी उपस्थिति न्यायालय बाध्य कर सकता है इस प्रयोजन के लिए उस पर दंड लगाकर जो 5000 रुपये से अधिक नहीं होगा। यह न्याय निर्णीत राशि के संबंध में दायित्व किसी वाणिज्यिक व्यवहार से उद्भूत न हुआ हो। धन के संदाय के लिए जयपत्र दिनांक से संदाय तक। धारा 34 सीपीसी के अंतर्गत निर्णय जो अधिकतम ब्याज दर है कितनी होगी? तो 6% है, 6%। धारा 34 के अधीन न्यायालय किस तारीख से ब्याज दिए जाने के लिए आदेश दे सकेगा? तो बाद की तारीख से डिग्री की तारीख तक या डिग्री की तारीख से संदाय की तारीख तक। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। दाम दुपट का नियम है किससे संबंध है? तो ये ब्याज में बाद में ब्याज प्राप्ति के संबंध में है। ठीक है। धारा 35A के अधीन खर्चे निम्नलिखित किस पर अधिरोपित किए जा सकते हैं? वादी पर, प्रतिवादी पर और सह प्रतिवादी पर। बताइए कि क्या सही है। एक डिग्री एक व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय द्वारा पारित की गई जिसका वह जानबूझकर पालन नहीं करता, वह डिग्री निष्पादित की जा सकेगी संपत्ति की कुर्की एवं सिविल कार्रवाई में निरुद्ध करके। सीपीसी की धारा 34 के अंतर्गत न्यायालय डिग्री की तारीख से संदाय की तारीख तक एक ऐसी पूर्वोत्तर तारीख तक जो ठीक समझे स्वयं ब्याज दिला सकेगा। ऐसे ब्याज की दर से 6% की। मिथ्या तंग करने वाले दावों में प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक खर्चे के रूप में कोई भी न्यायालय जिस रकम के संदाय का आदेश करेगा वह रकम है 3000 रुपये अथवा धन संबंधी अधिकारता की परिसीमा तक की रकम। और अभिव्यक्ति प्रत्येक पक्षकार अपने निजी खर्च का वहन करेगा में विवक्षित है कि दोनों पक्षकार एक दूसरे को से खर्च पाने के अधिकारी नहीं है। कंपनसेटरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स फैक्टिशियस क्लेम और डिफेंस कैन बी अवॉर्डेड अप टू 3000 रुपीज़। सीपीसी का जो अमेंडमेंट है 2002 प्रवृत्त हुआ कब से? तो 1 जुलाई 2002 से।
निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने दीवानी प्रक्रिया संहिता की संशोधन अधिनियम 1999 को 2002 की संवैधानिकता को वैध ठहराया था। तो सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन एवं तमिलनाडु बनाम भारत संघ राज्य की बात है। आज्ञप्तिधारी से ऐसा कोई व्यक्ति भी प्रेरित है जिसके पक्ष में आज्ञप्ति पारित की गई है, जो वाद के पक्षकार रहा हो या निष्पादन योग्य को आदेश दिया गया हो, जो किसी वाद का पक्षकार नहीं रहा हो, निष्पादन योग्य को आदेश दिया गया हो, तो प्रयुक्त सभी व्यक्ति। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ हमें सही उत्तर देखना है, सॉरी गलत उत्तर बताना। एक सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिग्री का निष्पादन किसी भी न्यायालय द्वारा जो डिग्री पास करने वाले न्यायालय से जो अधिकार रखता हो किया जा सकता है। डिग्री का किसके द्वारा निष्पादन कराया जा सकता है? तो पारित करने वाले न्यायालय द्वारा या उस न्यायालय द्वारा जिसको वह भेजी गई है। डिग्री का निष्पादन करने के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा आवेदन किया जा सकता है? तो डिग्रीदार द्वारा, डिग्री के अंतरिक्त द्वारा, यदि डिग्री एक से अधिक व्यक्तियों के पक्ष में संयुक्त रूप से पारित की गई है तो उनमें से किसी भी व्यक्ति द्वारा। डिग्री पारित करने वाले न्यायालय के अंतर्गत आते हैं तो जहाँ निष्पादित की जाने वाली डिग्री अपीलीय अधिकारिता के प्रयोग पारित की गई वहाँ प्रथम बार का न्यायालय आता है। जहाँ प्रथम बार का न्यायालय विद्यमान नहीं रह गया, उसे निष्पादित करने की अधिकारिता उसे नहीं रह गई है, तो वहाँ वह न्यायालय आता है जो यदि वह वाद जिसमें डिग्री पारित की गई है, डिग्री के निष्पादन के लिए आवेदन देने के समय संशोधित किया जाता है, तो ऐसे बात का विचारण करने की अधिकारिता रखता है। डिग्री या तो उसे पारित करने वाले न्यायालय द्वारा या उस न्यायालय द्वारा जिसे वह निष्पादन के लिए भेजी गई निष्पादित की जा सकती है। ये बंद निम्नलिखित में से कौन सी धारा में? धारा 38 या 38 में। आज्ञापत्र से संबंधित प्रावधान अंतर्विष्ट है धारा 46 में। किसी डिग्री का निष्पादन उसी न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा वह पारित की गई है, या किसी भी न्यायालय द्वारा जिसको निष्पादन हेतु भेजी गई है। डिग्री का निष्पादन किस न्यायालय द्वारा हो सकता है? जिस न्यायालय ने डिग्री पारित की हो और वह न्यायालय जिसको निष्पादन हेतु अंतरित की हो। डिग्री के निष्पादन के लिए आवेदन न्यायालय के समक्ष किया जा सकता है, उस न्यायालय के समक्ष जिसके द्वारा डिग्री पारित की गई है। डिग्री पर किसके द्वारा अमल दरामद किया जाएगा, कराया जा सकता है? तो जिला जज द्वारा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।